सीएम योगी आदित्यनाथ ने देश में जीएसटी रिफॉर्म्स पर बात करते हुए कहा कि इस कदम से देशवासियों को बड़ी राहत मिलेगी। सीएम योगी ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार है। साथ ही नए स्लैब से न सिर्फ व्यापार में बढ़ोतरी होगी बल्कि प्रदेश में नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। सीएम योगी ने कहा कि यूपी की अर्थव्यवस्था तेजी के साथ बढ़ रही है। जीएसटी बदलाव से न सिर्फ खेती की लागत में कमी आएगी बल्कि किसानों को भी बड़ी राहत मिलेगी। सीएम योगी ने कहा, उत्तर प्रदेश देश का ग्रोथ इंजन बन रहा है। हर गरीब और वंचित को परियोजनाओं का पूरा लाभ मिल रहा है। अब तक के टैक्स रिफॉर्म का एक बहुत बड़ा अभियान का हिस्सा है और यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी का देशवासियों के प्रति को दीपावली का गिफ्ट भी है, क्योंकि इतना बड़े पैमाने पर रिफॉर्म हो और एक कॉमन मैन के बारे में उसे विभिन्न सेक्टर में इतनी छूट मिले, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है उसके बारे में जानने के लिए। जनता को जो राहत इस टैक्स से मिलने जा रही है, एक सामान्य गृहस्थ परिवार के लिए, अगर आप देखें, दूध है, दही है, पनीर है, शैम्पू है, टूथपेस्ट है, साबुन है, साइकिल और बच्चों से जुड़े हुए सामान, जितनी भी सामग्री है, घरेलू सामान है, इन पर अब केवल 5% या 0 टैक्स होगा। इससे रोजमर्रा के खर्च में जो लोगों की पूंजी है उसमें बचत होगी, लेकिन साथ साथ लोगों की खपत की कैपेसिटी बढ़ेगी, व्यक्ति ज्यादा खरीद सकता है। नवंबर में होने वाली 5वीं ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जीबीसी एट 5 की तैयारियों को लेकर सीएम योगी ने प्रशासनिक अधिकारियों को अहम निर्देश दिए। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की फाइनल तैयारियों को लेकर काम शुरू हो चुका और उम्मीद है कि सेरेमनी 5 में 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की निजी निवेश परियोजनाओं का शुभारंभ होगा। पिछले 8.5 साल में 4 जीबीसी के जरिए 15 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू हो चुकी हैं, जिनसे 60 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिला है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को वोट चोरी पर दूसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उससे पहले उन्होंने 7 अगस्त को मीडिया से बातचीत की। राहुल ने 31 मिनट के प्रेजेंटेशन में वोट चोरी के आरोप लगाए और सबूत दिखाने का दावा किया। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग जानबूझकर कांग्रेस के वोटों को निशाना बना रहा है और उनके नाम डिलीट कर रहा है। राहुल इस बार अपने साथ कर्नाटक के ऐसे वोटर्स को भी लेकर आए जिनका नाम वोटर लिस्ट से डिलीट किया गया। 100% सबूत है, प्रूफ है कि ज्ञानेश कुमार जी हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं और यह मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूं। हर इलेक्शन में हमें रिपोर्ट आती थी कि वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, कांग्रेस वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ऑपोजिशन के वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, दलित वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, आदिवासी हो रहे हैं, माइनॉरिटी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ओबीसी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, मगर जब डिलीट होते हैं ऑपोजिशन के ही होते हैं। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर बीजेपी ने करारा पलटवार किया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी जब भी कोर्ट गए उन्हें मुंह की खानी पड़ी, इसके बाद वो माफी मांगते हैं। चुनाव आयोग के बार-बार साफ जवाब देने के बावजूद वो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे, फुलझड़ी से काम चलाना पड़ा, वो भी फुस हो गए। क्या हो गया? इलेक्शन कमीशन ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि नो डिलीशन ऑफ एनी वोट कैन बी डन ऑनलाइन बाय एनी मेंबर ऑफ पब्लिक। ऑनलाइन किसी भी वोट को नहीं काटा जा सकता और नो डिलीशन कैन टेक प्लेस without giving an opportunity
of being heard to the affected person. तो बगैर किसी की बात सुने उसका वोट नहीं काटते, उस पर निर्णय नहीं करते। अयोध्या के एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि वोट चोरी नहीं, वोटों की डकैती हुई है। देश में इसकी शुरुआत अयोध्या की मिल्कीपुर सीट से हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि हार के डर से बीजेपी ने मिल्कीपुर में वोटों की डकैती की। डकैती की। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती है अयोध्या जनपद है, और उसी जनपद में मिल्कीपुर है विधानसभा क्षेत्र। बीजेपी को इस बात का पता था कि पूरी तरह से हम हारेंगे, क्योंकि अयोध्या से हारे। और अयोध्या लोकसभा सीट जो है, फैजाबाद की लोकसभा सीट जो है, जो जनपद अयोध्या में है, उसमें मिल्कीपुर विधानसभा है। तो मिल्कीपुर विधानसभा से भी हमने लोकसभा सीट से जीते थे। तो इनको पता था कि जो है ये उपचुनाव भी हम हारेंगे, इसलिए और हारेंगे तो अयोध्या जनपद से वहीं यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि राहुल हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं तो हम परमाणु बम से जवाब देंगे। पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का कितना भला किए हैं, वो तो घूम घूम खुदा कह रहे हैं कि पिछड़े दलित के साथ अन्याय हो रहा है। 60 साल तो आपकी सरकार थी, तो आप ये क्यों नहीं गिनाते हो कि 60 साल में हमने ये भला किया है पिछड़ों का, दलितों का, मुसलमानों का। ये इनको बताना चाहिए। सुन रहे हैं कि वो का नाम है हाइड्रोजन बम बना रहे हैं, उनको पता नहीं किधर राजभर है। राजभर यहाँ जो है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन मिला के परमाणु बम बना रहे हैं। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी एक बार फिर से सियासत के केंद्र में हैं। एक और पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी के बयान ने नया संग्राम छेड़ दिया है, तो दूसरी ओर उनका हाइड्रोजन बॉम्ब वाला बयान भी चर्चा के केंद्र में है। राहुल गांधी ने हाल ही में रायबरेली में वोट चोरी के आरोपों के साथ बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा था कि जल्द ही वो एक हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे जो बीजेपी की कथित करतूतों को उजागर करेगा। लेकिन इस बयान पर सत्ता पक्ष ने पलटवार किया। राहुल गांधी पर तंज कसते हुए केंद्रीय मंत्री जेपीएस राठौर ने कहा कि उनकी मानसिक उम्र बहुत कम है। राहुल गांधी के सारे बम फुस पटाखा हैं। इनका ना तो कोई बम चल रहा है, ना परमाणु बम चलेगा, ना एटम बम चलेगा, क्योंकि फुस हैं। केवल कहने के लिए वो कुछ भी कह दें। उनके प्रदेश अध्यक्ष ने ही कैसे एक राफेल का एक नमूना दिखा दिया था खिलौना के रूप में, तो उनके लिए उसी तरीके से हाइड्रोजन बम एक खिलौना है और ये परमाणु बम एक खिलौना है। और खिलौने के साथ जिस तरीके से बच्चे खेलते हैं, उसी प्रकार से राहुल गांधी की जो मानसिक एज है वो बहुत कम है। वो उन्हीं के तरीके से उन खिलौनों के साथ खेलने का काम कर रहे हैं। उनकी माताजी को समझ में नहीं आ रहा है। इधर पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद आफरीदी के एक बयान ने विवाद को और हवा दे दी है। आफरीदी के बयान पर साध्वी प्राची ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कुछ लोग हिंदुस्तान का खाते हैं, लेकिन उनका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है। पाकिस्तान के नेताओं को, पाकिस्तान के जो क्रिकेटर ने ट्वीट किया है, उनको कहूंगी राहुल गांधी को और जिनके दिल पाकिस्तान में पड़े, उनको ले जाइए पाकिस्तान, उनको पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनाइए, क्योंकि पाकिस्तान को तो हिंदुस्तान के गद्दारों की जरूरत है ना। ये गद्दार वहीं पाकिस्तान की सेवा करेंगे भाई, हिंदुस्तान में इनकी जरूरत नहीं है। फिलहाल तो राहुल गांधी के बयानों को बीजेपी ने बचकाना करार देते हुए कहा है कि इससे नेता विपक्ष की गरिमा कम होती है। वहीं शाहिद आफरीदी ने राहुल गांधी की तारीफ करके बीजेपी को एक और मुद्दा दे दिया है। बीजेपी को इससे क्या सियासी माइलेज मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इलाहाबाद हाईकोर्ट से आजम खान को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने क्वालिटी बार पर कब्जे के मामले में आजम खान की जमानत पर मंजूरी दी है। अब आजम खान के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट में दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद
कोर्ट ने जमानत अर्जी पर 21 अगस्त फैसला सुरक्षित रखा था। दरअसल आजम खान पर आरोप है कि मंत्री रहते हुए जिला सहकारी संघ की जमीन पर बने क्वालिटी बार की जगह अपनी पत्नी के नाम उन्होंने कर दी थी और करीब 2 साल से जेल में बंद आजम खान के लिए आज हाईकोर्ट से राहत भरा फैसला आया है। न्यायालय ने इस चीज़ को कंसीडर किया क्योंकि कोई भी प्रोसिक्यूशन ने साबित नहीं कर पाया इस स्टेज पे कि इन्होंने अपनी उस पावर का मिसयूज किया। तो अब क्या जमानत के बाद बाहर आ जाएंगे? अब तो आज की डेट में फिलहाल अभी तक तो ऐसा कोई मामला लंबित नहीं रहा, ये आज आखिरी था। सभी मामलों में जमानत हो चुकी है और ये आखिरी मामला था, इसमें भी हो गई। अगर कुछ और इस बीच नहीं होता है तो वो 1-2 दिन में बाहर आ जाएंगे। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के कार्यालय का आवंटन निरस्त कर दिया गया। आवंटन निरस्तीकरण के साथ कोठी खाली करने के लिए पार्टी के जिलाध्यक्ष को 2 हफ्ते का समय दिया गया। इससे पहले प्रशासन ने 30 जुलाई को जिलाध्यक्ष जयवीर सिंह यादव को नोटिस जारी कर 1 महीने में कोठी खाली करने का समय दिया था। तब जिलाध्यक्ष ने 28 अगस्त को अपना पक्ष रखा और पक्ष सुनने के बाद जिला प्रशासन ने शासनादेश का हवाला देते हुए आवंटन निरस्त कर दिया। शासनादेश के अनुसार किसी भी आवासीय और व्यावसायिक भवन का आवंटन 15 साल से अधिक नहीं किया जा सकता, जबकि सपा कार्यालय 31 साल से संचालित है। इस भवन का आवंटन 1994 में मुलायम सिंह यादव के नाम पर 250 रुपए महीने के किराए पर किया गया था। ऐसे सभी जो भवन हैं उसको धीरे धीरे करके नगर पालिका द्वारा कब्जा अपने प्राप्त किया जा रहा था। उसी के क्रम में एक भवन संबंधित पार्टी विशेष को इसमें आवंटित था, तो उसके संबंध में भी हमें पत्र प्राप्त हुआ था। उसी का संज्ञान लेते हुए और जो विधि व्यवस्था है उसके अनुरूप रखते हुए हम लोगों ने सबसे पहले उनको उत्तर देने का अवसर दिया और उसके बाद जो भी नजुल अधिनियम है, नजुल मैनुअल है, उसके अंतर्गत हम लोगों ने आदेश को पारित किया है। उसके बाद भी हम लोगों ने अभी उनको 2 सप्ताह का वक्त दिया है कि वो उसमें अपना जो कब्जा है वो खाली करके वो नगर पालिका प्रशासन को हैंडओवर करे। नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य को लेकर विवादित बयान दिया। प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने रामभद्राचार्य के मेरठ को मिनी पाकिस्तान कहने पर कड़ा एतराज जताया और रामभद्राचार्य को संत मानने से भी इनकार कर दिया। चंद्रशेखर ने कहा कि रामभद्राचार्य ने कितने बड़े पाप किए हैं जो कुदरत ने उनकी आंखें नहीं दी हैं। मेरठ में आके जो किसानों की धरती है, 1857 की क्रांति की धरती, कोतवाल धन सिंह गुर्जर की धरती है, माता दीन वाल्मीकि जी की धरती है, जहां से पहला गदर शुरू हुआ, वो धरती पे आके कहते हैं कि मिनी पाकिस्तान दिखाई देगा। आप महसूस करके देखो कि जो ये खुद कहते हो कि मुझे दिखता नहीं है, मेरी आंखें नहीं है, और सनातन के हिसाब से उन्होंने पूर्व जन्म में कितने गलत कर्म किए होंगे कि कुदरत ने उनको आंखें ही नहीं दी, उनसे देखने का अधिकार भी छीन लिया। इस बात को हमें समझना चाहिए। सपा ने मऊ के पूर्व बीजेपी सांसद हरि नारायण राजभर के बयान पर ऐतराज जताया। पार्टी ने हरि नारायण राजभर को संविधान पढ़ने की नसीहत दी। आपको बता दें, हरि नारायण राजभर ने भारतीय मुसलमानों को मुगलों की औलाद बताया था और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की थी। मुझे लगता है कि जो राजभर जी हैं पूर्व सांसद मऊ के, उन्हें संविधान पढ़ना चाहिए। संविधान पढ़ेंगे, संविधान के बारे में जानेंगे तो राष्ट्र की बात करेंगे, और संविधान नहीं पढ़ेंगे तो आए बाएं साएं बोलते रहेंगे, जिसका कोई मतलब नहीं होता है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन की तारीख तय हो गई। 30 अक्टूबर को एयरपोर्ट का उद्घाटन हो गया और उद्घाटन के बाद 45 दिनों में देश के प्रमुख 10 शहरों के लिए उड़ानें शुरू हो जाएंगी। पहले चरण में बंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद और कोलकाता को जोड़ा जाएगा। इससे यात्रियों को देश के प्रमुख शहरों तक सीधे उड़ानें मिलने लगेंगी, जिससे कनेक्टिविटी काफी आसान हो जाएगी। Noida airport also we are trying to push up the inauguration of the airport so that we can see it happen very soon, and right now the date that we have decided is 30th of October. 30th of October to do the inauguration, and within 45 days from that date
we can see the operations also start. So how many flights will be taking off? So right now the plan, I don't know the exact plan, but the airlines are very much excited to operate from Jewar Airport also. They feel that there is a huge potential from that area. So I can foresee that at least 10 cities will be connected in the first phase from Jewar Airport. Seeing the discussions that are happening with the airlines. And we see it as a strategic, more than the civil aviation connectivity, we see it as a good cargo connectivity airport. So we see a lot of cargo operations. यूपी में 16 आईपीएस अफसरों का तबादला, लापरवाह कप्तानों पर योगी सरकार की कार्रवाई। आजमगढ़ के एसएसपी हेमराज मीणा, कुशीनगर के एएसपी संतोष कुमार मिश्रा, देवरिया के एसपी विक्रांत वीर डीजीपी मुख्यालय से अटैच किए गए। जयप्रकाश सिंह बने उन्नाव के एसपी, राजीव सुमन बने एसपी देवरिया, नीरज कुमार जादौन बने एसएसपी अलीगढ़, अशोक कुमार मीणा बने एसपी हरदोई, अभिषेक वर्मा एसपी सोनभद्र, दीपक भूकर बने एसपी प्रतापगढ़, डॉक्टर अनिल कुमार द्वितीय बने एसपी आजमगढ़। इसके अलावा केशव कुमार बने एसपी कुशीनगर, अभिजीत आर शंकर बने एसपी अंबेडकर नगर, अभिषेक भारती बने एसपी औरैया, मनीष शांडिल्य बने डीसीपी पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज, अनिल कुमार झा बने एसपी रेलवे आगरा, सर्वेश मिश्रा बने सेना नायक चौथी वाहिनी पीएसी प्रयागराज। यूपी में आगामी चुनावों की तैयारियां जोरों पर है। चुनाव आयोग ने बिहार की तर्ज पर यूपी में भी स्पेशल इंटीग्रेटेड रिवीजन एसआईआर के जरिए मतदाता सूची को दुरुस्त करने का अभियान शुरू किया। लखनऊ में प्रदेश भर के अधिकारियों को इसकी ट्रेनिंग दी गई। क्या है ये अभियान और क्यों है इसकी जरूरत, रिपोर्ट देखिए। चुनाव आयोग ने लखनऊ में प्रदेश के सभी जिलों के अधिकारियों को बुलाकर ईआरओ, नेट और बीएलओ ऐप की ट्रेनिंग दी। इस दौरान मतदाता सूची में सुधार और भारत निर्वाचन आयोग के नए दिशा निर्देशों की जानकारी साझा की गई। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिंडवा ने बताया कि 2003 की मतदाता सूची से मौजूदा सूची का मिलान किया जा रहा है ताकि एसआईआर लागू होने पर वोटर्स को कम से कम दस्तावेज जमा करने पड़े। एसआईआर भी जैसे बिहार में हो रहा है तो पूरे देश में आगे जब होगा उसके लिए अभी से हमें क्या तैयारियां करनी है ये भी बताया। और जनरली जो हमारा इलेक्टोरल रोल के बहुत सारी चीज़ें हैं जो पता नहीं रहती अधिकारियों को भी, उसकी ट्रेनिंग दी गई है। और हम जो ट्रेनिंग दे रहे हैं और जो तैयारियां कर रहे हैं उसमें ये भी मिलान कर रहे हैं कि ऐसे मतदाता आज की मतदाता सूची में जो 2003 की भी मतदाता सूची में थे, जिससे जब कभी भी एसआईआर का अनाउंसमेंट होगा तो उत्तर प्रदेश में जो वोटर्स हैं कम से कम उनको अपने डॉक्यूमेंट्स देने पड़े हैं। यूपी में एसआईआर की जरूरत हाल ही में सामने आए मतदाता सूची के गड़बड़ झाले ने और बढ़ा दी है। महोबा जिले के कुलपहाड़ तहसील में जैतपुर ग्राम पंचायत के एक 4 कमरे वाले मकान नंबर 803 में 4271 मतदाता दर्ज कर दिए गए। यही नहीं, जौनपुर और आजमगढ़ में भी ऐसी शिकायतें सामने आई हैं, जहां मतदाता सूची में भारी अनियमितताएं पाई गई। बेसिकली 2021 में जो पंचायत चुनाव हुआ था उसके बाद से 5 साल के बाद लगभग 2025 में हम लोग उसका पुनः मतदाता सूची का पुनरीक्षण कर रहे हैं। सामान्यतः गांव में मकान नंबर स्थायी मकान नंबर संख्या नहीं होने के कारण जो भी उस समय तत्कालीन बीएलओ था उसने सभी मकान 200-250 लोगों के नाम से एक ही मकान नंबर में एंट्री कर दी। यद्यपि उन लोगों के नाम को वेरीफाई करा लिया गया, वो सभी उसी ग्राम पंचायत के वोटर्स हैं, तो इसमें कोई बहुत विशेष गलती नहीं है, लिपिक त्रुटि कही जा सकती है। तो इसको नया मकान नंबर डालकर त्रुटि इसकी दुरुस्त करा ली। चुनाव आयोग का ये अभियान न सिर्फ मतदाता सूची को दुरुस्त करेगा बल्कि आने वाले चुनावों को और अधिक निष्पक्ष और पारदर्शी बनाएगा। अब हर वोटर की जिम्मेदारी है कि वो अपनी जानकारी सत्यापित करवाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गाजियाबाद में तेज रफ्तार थार गाड़ी ने सड़क पर जा रही महिला को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से महिला बुरी तरह घायल हो गई, जिससे अस्पताल में भर्ती कराया गया। टक्कर मारने के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पूरा मामला थाना सिहानी गेट इलाके का बताया जा रहा है।
और खबर वाराणसी से है। वकीलों द्वारा दारोगा की पिटाई मामले में आज पीड़ित दारोगा की पत्नी परिवार समेत धरने पर बैठ गई। दारोगा की पत्नी पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंची और कार्यालय के बाहर ही धरने पर बैठ गई। जानकारी के मुताबिक वाराणसी के पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने दारोगा की पत्नी से मुलाकात की। 16 सितंबर को वाराणसी के कचहरी में वकीलों ने मिलकर दारोगा मिथिलेश की पिटाई की थी, जिसमें मिथिलेश घायल हुए थे। मामले में पुलिस ने 10 वकीलों के खिलाफ केस दर्ज किया, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। पुलिस की जांच जारी है।